नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ्स ब्रिज कोर्स से चैप्टर नंबर 4 बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक में देखिए 4.1 लेते हैं। बीजीय व्यंजक परिचय। परिचय है सबसे पहले है चर, वेरिएबल क्या होते हैं। चर एक चर के विभिन्न मान हो सकते हैं। चर के विभिन्न मान हो सकते हैं, इसका मान निश्चित नहीं होता है। जैसे हम व्यक्त करते हैं ना, एक्स वाई जेड, माना मीरा की आयु x वर्ष है, इस तरह से हम चर मानकर चलते हैं। चर के विभिन्न मान हो सकते हैं, इसका मान निश्चित नहीं होता है। चरों को व्यक्त करने के लिए अक्षरों x y m n इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो फिर अचर क्या है, देखिए अचर एक निश्चित मान होता है। अचर बिल्कुल निश्चित मान है। 5, 7, 10, 15, 12 ये सब क्या है, अचर हैं। सभी वास्तविक संख्याएं अचर के उदाहरण हैं। जैसे 5, 4/3, ऋण 3/5, 2.73, करनी 5 आदि आदि, ये क्या है, वास्तविक संख्याएं। ये सभी वास्तविक संख्याएं अचर के उदाहरण हैं। आगे है बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए हम चरों और अचरों को संयोजित करके बीजीय व्यंजकों को बनाते हैं। चरों और अचरों का संयोजन जो है वो क्या बनता है, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजकों को बनाने के लिए योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन की संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग का हम प्रयोग करते हैं बीजीय व्यंजकों को बनाने के लिए। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 1, निम्नलिखित सारणी को पूर्ण कीजिए। यहां पर हमारे पास एक सारणी दी गई है, इसे हम पूर्ण करते हैं। सबसे पहले क्या है, व्यंजक। तो जैसे 3x धन 4y एक व्यंजक हमको दिया गया है, उसमें गुणनखंड x वाला पद हमको देखना है। यदि पूछा जाए कि गुणनखंड x वाला पद कौन सा है, तो सर इसमें तो 3x है, ये 3x हमने लिख दिया। फिर बोले कि चर x का गुणांक क्या है, चर x है, उसका गुणांक कौन है, 3 है, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिए। देखिए x के साथ कौन है चिपका हुआ, गुणा में 3 है। फिर बोला गुणनखंड y वाला पद कौन सा है भैया, तो धन 4y है। अब धन 4y है, चर y का गुणांक कितना है, तो चर y का गुणांक 4 है। ऐसे ही यहां पर हम ये पहले नंबर वाला लेते हैं, गुणनखंड x वाला पद। यहां पर देखिए 12 ऋण y ऋण 5y वर्ग है, तो गुणनखंड x वाला कोई पद नहीं है। तो कोई पद नहीं है तो यहां पर क्या कर देंगे, डैश कर देंगे। फिर चर x का गुणांक, चर x जब यहाँ है ही नहीं, गायब हुआ है यहां से, तो उसका गुणांक क्या होगा, उसका गुणांक होगा 0। फिर आगे गुणनखंड y वाला पद, बिल्कुल y वाला पद कौन है, ऋण y है। गुणनखंड y वाला पद क्या है, ऋण y है। तो चर y का गुणांक क्या है, देखिए यहाँ पर y के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है, और ये ऋण चिन्ह सहित क्या लिखेंगे, ऋण 1 है ना, आसान। तो इस तरह से हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे हम यहाँ पर ये 5वां ले लेते हैं। 5वां में क्या कह रहा है, देखो 2/3x ऋण करनी 3y, गुणनखंड x वाला पद कौन सा है, 2/3x है। चर x का गुणांक कितना है, तो 2/3 है। गुणनखंड y वाला पद क्या है, देखिए ऋण करनी 3y है, और चर y का गुणांक कितना है, तो ऋण करनी 3 है। इस तरह से हमें गुणनखंड x वाला पद, चर x का गुणांक, गुणनखंड y वाला पद, चर y का गुणांक लिखकर इस पूरी टेबल को पूर्ण करना है बच्चों। अब आते हैं कार्यपत्रक 2 में। चरों, अक्षरों और अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो संख्याओं x और y का योग कर देंगे भैया। x और y का योग करके हमने ये बीजीय व्यंजक पाया। संख्या y में से 5 घटाना है।
संख्या y में से क्या करना है, 5 घटाना है, तो y में से हम क्या कर देंगे, 5 घटा देंगे। आगे है संख्याओं p और q के गुणनफल में से 12 को घटाना। क्या करना है, p और q के गुणनफल में से 12 को घटाना है। आसान है ना। इसी तरह से ये चौथे नंबर का सवाल आपको स्वयं करना है। अब आते हैं 4.2 में। 4.2 में है समान पद असमान पद। तो क्या है, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स। समान पद सजातीय पद किसे कहते हैं, लाइक टर्म्स। वे पद जिनमें बीजीय गुणनखंड एक जैसे हों समान पद कहलाते हैं, जैसे 4pq और -3pq। यानी क्या है इसमें, इसमें समान पद इसलिए हैं कि गुणनखंड एक जैसे हों। असमान पद देखिए, अनलाइक टर्म्स क्या है, भिन्न भिन्न बीजीय गुणनखंडों वाले पद असमान पद कहलाते हैं। भिन्न भिन्न गुणनखंड वाले पद क्या कहलाएंगे, असमान पद कहलाते हैं। जैसे 4p² है यहाँ पर और 4pq वर्ग है। तो देखिए आप समझिए यहाँ पर समान पद क्या है, असमान पद है। जैसे 3 केले, 2 तरबूज, इनको हम जोड़ नहीं सकते, है ना, क्योंकि ये असमान पद हैं। दोनों अलग अलग वस्तुओं के नाम हैं, दोनों अलग अलग वस्तुओं की संख्या है। लेकिन 3 केले और 2 केले यदि हमें जोड़ना है तो हम जोड़ सकेंगे, क्योंकि ये समान पद है। 3 केले और 2 केले मिलकर क्या हो जाएंगे, 5 केले हो जाएंगे ना। ऐसे इस तरह से समान पद क्या होंगे, जिनके चर समान हैं। 4pq ऋण 3pq कैसे पद हैं, समान पद हैं। यदि हम इन्हें जोड़ना चाहें तो कितना प्राप्त होगा, pq प्राप्त हो जाएगा। 4pq में से 3pq चले जाएंगे, है ना। तो इस तरह से समान पद हैं। असमान पद वे हैं जो भिन्न भिन्न बीजीय गुणनखंडों वाले पद असमान पद कहलाते हैं। 4p²q पहले पद में p की घात 2 q की घात 1 है, लेकिन दूसरे पद में p की घात 1 और q की घात 2 है, इसलिए ये असमान पद है बच्चों। आगे है कार्यपत्रक 3, समान पद यानी सजातीय या लाइक टर्म्स तथा असमान पद विजातीय अनलाइक टर्म्स को पहचानना है। तो देखिए 2ab है और 7ba है। 7ba को थोड़ा अव्यवस्थित लिख दिया गया है, उसे जब हम व्यवस्थित कर देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 7ab ही हो जाएगा। मतलब a क्या है, समान पद है। अब यहां पर देखिए -6x² है, x की घात 2 है, y की घात 1 है ना। जबकि यहाँ पर 4xy वर्ग है, x की घात 1 है और y की घात 2 है। ये कैसा है, ये तो असमान पद है सर, है ना, असमान पद है। अब यहाँ पर देखिए 2 × x+1 है और ये 5 × भी x+1 है, तो ये भी क्या है, ये भी समान पद है। 9xp है और 9yp वर्ग है, असमान पद है। 3/4p² है और 2.5p² है, तो ये समान पद है या असमान पद है, इसे आप स्वयं कीजिए। एक्सरसाइज 4.3 देखिए, बहुपद पॉलिनोमियल क्या होता है। बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें क्या खासियत है बहुपद की, चर के केवल धनात्मक पूर्णांक घात होते हैं। चर के केवल धनात्मक पूर्णांक घात होते हैं और चर की घात 0 भी होती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि चर की घात पूर्ण संख्या हो, ये कहना ज्यादा बेहतर है। चर की घातें क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या हो। उन्हें हम क्या कहेंगे,
बहुपद, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। जैसे देखिए x की घात 3/2 धन 5y, इस तरह का यदि बीजीय व्यंजक है तो ये बीजीय व्यंजक तो है किंतु बहुपद नहीं है। बीजीय व्यंजक है किंतु बहुपद नहीं है। क्यों सर? क्योंकि हमें बहुपद के लिए शर्त बताई गई है कि उसमें चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर 3/2 पूर्ण है क्या? नहीं है सर, ये अपूर्ण है। ये 3/2 अपूर्ण है। 1.5 है ना, पूर्ण संख्या नहीं है। जहां पूर्ण संख्या नहीं होती वो बहुपद नहीं होता। यानी यदि हम इसे x की घात 3 धन 5y लिख दें तो ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर दोनों चरों की घात क्या है? पूर्ण संख्या है। पहले चर x की घात 3 है, दूसरे चर y की घात 1 है। तो चर के केवल धनात्मक पूर्णांक, या यूं कहो कि हम उसे क्या लिख दें? पूर्ण संख्या हो। घात क्या हो? चर की पूर्ण संख्या हो। फिर गुणांक चर का वास्तविक संख्याएं होती हैं। चर का गुणांक जो है, चाहे वो परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, आप चर के गुणांक में लिख सकते हैं। चर का गुणांक कैसी संख्याएं होनी चाहिए? वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, तब भी वो क्या है? बहुपद है। उपरोक्त पदों को जोड़ या घटाव चिन्ह से संयोजित किया जाता है। 3 बातें हैं। मतलब सबसे पहले तो चर के घात केवल पूर्ण संख्या होना चाहिए, उसके गुणांक वास्तविक संख्या होना चाहिए, और इसमें हम जोड़ घटाव चिन्ह से इन्हें संयोजित करके लिख दें तो ये कहलाते हैं बहुपद। उदाहरण के तौर पर यहां दिया है 5x वर्ग ऋण 2x धन 3। देखिए एक द्विघात बहुपद है, सबसे बड़ी घात 2 है। 2x एक रैखिक बहुपद है। 12 एक अचर बहुपद है, अकेला है ना, क्योंकि यहां पर देखो 12 बहुपद क्यों है? क्योंकि 12 के साथ x की घात कितनी है? 0 है। यहां पर देखिए तो चर की घात यहाँ पूर्ण संख्या मतलब 0 है, तो भी ये क्या है? बहुपद है। अब यहां देखिए ऋण 3y वर्ग धन y की घात 5, तो ये भी क्या है? बहुपद है। और बहुपद की घात कितनी है? 5 है। a की घात 3 धन b की घात 3 धन c की घात 3 धन d की घात 3, ये भी बहुपद है। दिए गए व्यंजक बहुपद हैं अथवा नहीं, ये बताना है हमें। तो हमें देखिए पहला तो बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है, 7x धन 5, चर की अधिकतम घात 1 है, तो ये बहुपद है। फिर दूसरा बहुपद है। तीसरे में देखिए 2x स्क्वायर प्लस 1/x है। यदि हम इसे लिख दें 2x स्क्वायर प्लस x टू द पावर -1, x ऊपर जाएगा तो घात उसकी ऋण 1 हो जाएगी। तो x इनवर्स जो है यहाँ पर ऋण 1 क्या पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है सर, ऋण 1 पूर्ण संख्या नहीं होने के कारण ये जो दिया गया पद है ये बीजीय व्यंजक तो है किंतु बहुपद नहीं है। अब यहां पर देखते हैं, यहां हमें दिया हुआ है √3x टू द पावर 2/3 प्लस x। अब यहां पर हम देख रहे हैं यहां पर x की घात पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है इसका मतलब यह भी बहुपद नहीं है। अब इसका गुणांक करनी 3 है, तो गुणांक तो परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, वास्तविक संख्या है ना, लेकिन x की घात पूर्ण संख्या न होने के कारण यह चौथे नंबर का भी बहुपद नहीं है। दिए गए बहुपद का मान x बराबर 0 के लिए ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है बच्चों, हमें x के स्थान पर 0 रखना है। उदाहरण हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? 2x ऋण 2 दिया गया है। तो जब हम x के स्थान पर यहाँ देखिए 0 रख दिया हमने, ये देखिए x के स्थान पर क्या रख दिया? 0। तो 2 शून्यम शून्य ऋण 2 और फिर बचा ऋण 2। ये x बराबर 0 पर बहुपद का मान है। इसे हम यदि बहुपद को हम px माने तो इस मान को हम p0 मानते हैं। अब यहां पर देखिए x बराबर 0 पर 3x ऋण 5 का मान हमें ज्ञात करना है। क्या हो जाएगा? x बराबर 0 रखना है, 3x के स्थान पर 0 रख दिया, -5, 3 शून्यम शून्य हो गया, ऋण 5
और उत्तर कितना आया, -5 आया। तो ये x बराबर 0 रखने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, x बराबर 0 रखने पर हमें 3x - 5 की वैल्यू -5 प्राप्त हुई। इसी प्रकार सवाल नंबर 2 आपको स्वयं करना है। अब 4.4 एक्सरसाइज है। 4.4 एक्सरसाइज में बहुपद के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। एक पदी बहुपद, एक पदी या मोनोमियल क्या है, वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो। सीधी सी बात है, ऐसा बहुपद है ना, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, हम क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे। अब यहाँ बीजीय व्यंजक के स्थान पर क्या लिख दें, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए √5x², ये पूरा x² के गुणांक सहित एक पद है ना। -3y² एक पद है, 5x एक पद है, 2/3p एक पद है, इसलिए एक पदी बहुपद कहलाते हैं। द्विपदी, वह बहुपद, कौन सा बहुपद, वह बहुपद जिसमें केवल दो पद हों, ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हैं। तो देखिए ax + b, ये देखिए दो पद हैं, द्विपदी हो गया। 3x² - x, दो पद हैं, द्विपदी हो गया। √3y एक पद हुआ, -5 दूसरा पद हुआ, तो ये दो पद। त्रिपद क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल तीन पद हों। देखिए 5 + z + z² कितने पद हैं, तीन पद हैं। t³ + t² + t कितने पद हैं, तीन पद हैं, इसलिए त्रिपदी बहुपद। एक या अधिक पदों वाला व्यंजक एक बहुपद कहलाता है। एक पद हो, चाहे दो पद हो, तीन पद हो, चार पद हो, 500 पद हो जाएं, वह क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, यदि वह बहुपद होने की शर्त का पालन करता है। बहुपद होने की शर्त है ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो तथा चर का गुणांक वास्तविक संख्या हो, बहुपद कहलाता है। कार्यपत्रक 5 देखिए बच्चों, यहां पर है, दिए हुए बहुपदों में पहचानिए और लिखिए कि बहुपद एक पदी है, द्विपद है या त्रिपदी बहुपद है। तो देखकर हमें उन्हें पहचानना है। तो भैया 7x² लिखा है, मतलब एक ही पद लिखा है, तो ये एक पदी बहुपद है ना। फिर 3x² - x -1 लिखा है, एक फिर धन का चिन्ह लग गया, दो फिर ऋण का चिन्ह लग गया, तीन, तो ये क्या है, ये भैया त्रिपदी बहुपद है ना, त्रिपदी बहुपद है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, ये इनके पदों की संख्या गिनकर आपको लिखना है कि ये कितने पद वाले बहुपद है। 2a⁶ प्लस इंटू b है, तो इसमें सब मिलाकर एक ही पद है, तो यहां भी क्या लिख देंगे, एक पदी बहुपद है। जब तक वो जोड़ना और घटाने के चिन्ह से और आगे ना बढ़े तब तक वो एक पदी ही होता है। उसमें यदि हमें पद बढ़ाना है तो या तो जोड़ने का चिन्ह या घटाने का चिन्ह आपको लगाकर पदों को बढ़ाना है। आगे है द्विपद बहुपद के 4 उदाहरण दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। 3x - 2 लिख दीजिए, 5y - 7 लिख दीजिए, जो आपके मन में है। द्विपदी बहुपद के 2 उदाहरण आप और लिख देंगे। एक पदी बहुपद के 4 उदाहरण लिखिए। एक पदी बहुपद में ये 7x लिख दिया, अकेला 15 लिख दिया, 2 उदाहरण और आप लिख देना। त्रिपदी बहुपद के 4 उदाहरण लिख दिए, x² + 9x + 20 लिख दिया। ऐसे ही y² + 7x - 6 लिख दिया। इस तरह से आपको और 2 पद लिखना है, तीन पद वाले 2 उदाहरण और हल करना है। 5वां है सत्य असत्य लिखिए।
3a धन b धन 5 एक द्विपद है, बिनोमियल है। तो नहीं भाई, ये देखो ए 3a तक एक पद है, धन b दूसरा पद है, धन 5 तीसरा पद है, तो ये तो एक त्रिपद है। तो इसे हम लिख देंगे असत्य। क्या है ये? असत्य है। फिर दूसरा देखिए, x की घात 4 ऋण 2x वर्ग एक द्विपद है, बिल्कुल। x की घात 4 पहला पद और ऋण 2x वर्ग दूसरा पद है, बिल्कुल यह सत्य है। इसी प्रकार सवाल तीसरा, चौथा, पांचवा आपको स्वयं करना है बच्चों। आगे देखिए, बीजीय व्यंजकों का योग एवं व्यवकलन। बीजीय व्यंजकों को हम जोड़ें कैसे, घटाएं कैसे, वो सीखना है। सजातीय पदों के गुणांकों के योग व्यवकलन द्वारा बीजीय व्यंजक का योग व्यवकलन होता है। सजातीय पद हैं तो उनके गुणांकों को जोड़ देंगे। 3 आम धन 2 आम, तो 3 और 2 क्या है? आम के गुणांक हैं, उनको जोड़ देंगे तो 5 आम हो जाएगा, है ना। ये देखिए, जैसे 3 आम है और 2 आम है, तो हम क्या कर देंगे? आम का गुणांक कौन है? यहाँ 3 है, यहाँ आम का गुणांक कौन है? 2 है, तो गुणांकों को जोड़ देंगे तो 5 हो गया, और आम तो वो है ही, तो क्या हो जाएगा? 5 आम हो जाएगा। ऐसे ही हम सजातीय व्यंजकों को जोड़ते हैं। जैसे 2x धन 9x है हमारे पास, तो 9 और 2 क्या हो जाएगा? 11, और x तो वो है ही, तो 11x हो जाएगा। ऐसे दिए गए बहुपदों का योग ज्ञात करना है, तो पहले बहुपद का योग कितना आ गया? 11x। अब दूसरे में क्या है? 3x वर्ग है धन ऋण x वर्ग है, तो 3x वर्ग में से 1x वर्ग कम हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x वर्ग। इसी तरह से दूसरा सवाल और तीसरा और चौथा सवाल आपको करना है। दिए गए बहुपदों का योग ज्ञात कीजिए। सजाती ही सजाती से जुड़ते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या है? 3x वर्ग धन 4x है, इसमें कौन जुड़ रहा है? तो 2x वर्ग, x वर्ग के नीचे x वर्ग वाला लिख देंगे, धन 6x। कितना हो जाएगा? 4x और 6x मिलकर 10x। 10 की शून्य हासिल का एक इस तरह से नहीं लिखना है हमें, क्योंकि देखिए x अलग पद है, तो 4x और 6x मिलकर 10x हो गया। फिर 3x वर्ग धन 2x वर्ग मिलकर 5x वर्ग हो गया। इस तरह से सजातीय पदों को जोड़कर बीजीय व्यंजकों का योग किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये पहला सवाल आपको स्वयं करना है, ये सवाल भी आपको स्वयं करना है। दिए गए व्यंजकों को सरल करना है। अब हमारे पास क्या है? 12x की घात 2 धन 5 है और ऋण 5x वर्ग ऋण 3 है। इसे हमें हल करना है, तो 12x की घात 2 धन 5 तो जैसे का वैसा रहेगा, लेकिन ये ऋण चिन्ह अंदर चला जाएगा तो हो जाएगा ऋण 5x वर्ग, फिर ऋण अंदर जाएगा तो धन 3। तो क्या हो जाएगा? 12x वर्ग में से 5x वर्ग घट जाएंगे तो 7x वर्ग, और 5 और 3 आपस में जुड़ जाएंगे तो धन 8। 7x वर्ग धन 8 हमें उत्तर प्राप्त हुआ, ये हमारा आंसर है। इसी तरह से ये सवाल हमें स्वयं करना है, पहला, दूसरा, है ना, और ये तीसरा, चौथा। इन सवालों को हमें स्वयं करना है बच्चों। एक्सरसाइज 4.6 में है एक चर वाले समीकरण। ऐसे समीकरण जिनमें केवल एक चर हो। तो पहले हम समझेंगे समीकरण क्या है। समीकरण क्या है? एक समीकरण गणितीय कथन है। समीकरण क्या है? गणितीय कथन है जो बराबर चिन्ह, ये देखो बराबर का चिन्ह है, के माध्यम से दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है, जिसमें संख्याएं चर और गणितीय संक्रियाएं ऋण, धन, गुणा, भाग शामिल होते हैं। सभी गणितीय संक्रियाएं भी शामिल होती हैं और चर शामिल होते हैं, अचर शामिल होते हैं। समता का चिन्ह के दोनों ओर व्यंजकों की समानता को दर्शाता है। कौन? समीकरण। एक चर वाला समीकरण क्या है? ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक चर हो, है ना। तो उदाहरण के लिए m का 1/4 7 से 3 अधिक है, तो हमने क्या लिख दिया? m किया, उसका 1/4 कर दिया, और वो कैसा है? 7 से 3 अधिक है। यानी ये जो 7 है ना, इससे m का 1/4
7 से 3 अधिक है, तो 7 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। साथ में और हम 3 जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, m के 1/4 के बराबर हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम समता के चिन्ह से समीकरण को दर्शाते हैं। कथनों को समीकरणों के रूप में लिखना है। किसी संख्या के 1/4 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। किसी संख्या मतलब x, उसका 1/तिहाई है। अब समझते हैं 4.6 एक चर वाले समीकरण। तो समीकरण क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले समीकरण, एक समीकरण गणितीय कथन है जो बराबर चिन्ह के माध्यम से दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है। गणितीय चिन्ह है और बराबर के माध्यम से दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है, जिसमें संख्याएं, चर और गणितीय संक्रियाएं जैसे धन, ऋण, गुणा, भाग शामिल होते हैं। कौन कौन रहेंगे, संख्याएं रहेंगे और चर रहेंगे। तो ये समता के चिन्ह के दोनों ओर बराबर बराबर होते हैं और समता के चिन्ह के माध्यम से इन्हें व्यक्त किया जाता है। समीकरण को दोनों पक्षों के व्यंजक आपस में समानता रखते हैं, बराबर होते हैं। उदाहरण, m का 1/4 7 से 3 अधिक है। जब m का हम 1/4 लेंगे, m का 1/4 7 से भी 3 अधिक है। इस तरह से ये समीकरण बन जाएगा, यानी बायां पक्ष भी m का 1/4 जो है 7 और 3 10 के बराबर है। कार्यपत्रक 7 है, कथनों को समीकरणों के रूप में लिखिए। किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। तो कैसे लिखेंगे, किसी संख्या x के 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। इस तरह से समीकरण तैयार होता है। x के 4 गुने और 10 का योग 36 है। x है हमारे पास, उसका 4 गुना और 10 दोनों को जब जोड़ेंगे तो 36 प्राप्त होगा। इस तरह से समीकरण का निर्माण होता है। बराबर चिन्ह के दोनों ओर मान बराबर होते हैं। इसी प्रकार तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल आपको स्वयं करना है। 4.7 देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब कैसे समीकरण की बात हो रही है, रैखिक की बात हो रही है। मतलब ऐसे समीकरण जिसमें चर राशि की घात 1 होती है। चर राशि की घात कितनी होती है, 1 होती है, रैखिक समीकरण कहलाते हैं। तो देखिए रैखिक समीकरण क्या है, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, सबसे बड़ी घात चर की कितनी हो, 1 हो, तो वो क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण। उदाहरण के लिए ax धन b बराबर 0 में देखिए x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है, ये रैखिक समीकरण है। 3y धन 5 बराबर 6 में y की सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है, तो ये रैखिक समीकरण है। 8/5 p ऋण 3 में p की सबसे बड़ी घात 1 है, तो ये रैखिक समीकरण है। और p/2 धन 1.5 बराबर 2 में p की सबसे बड़ी घात 1 है, तो ये भी रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण का हल चर का वह मान जिसके लिए समीकरण संतुष्ट होता है, रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। अब रैखिक समीकरण को हल करने पर जो चर का मान आएगा, x पहले में, दूसरे में y, तीसरे में p, चौथे में p, ये जो उदाहरण दिए गए हैं ना 1 2 3 4, उनमें जो x y p के जो मान है, चरों के जो मान है, वही रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। दिए गए समीकरणों में से एक चर वाले रैखिक समीकरण छांट कर लिखना है। एक चर वाले जिसमें केवल एक चर हो, 6x धन 2 बराबर 3 में केवल एक चर कौन है, x है। 7y वर्ग धन y धन 1, तो एक चर तो है इसमें,
लेकिन रैखिक नहीं है। सबसे बड़ी घात यहाँ कितनी हो गई? 2 हो गई। एक घात तो है लेकिन सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है, इसलिए ये रैखिक समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण हो गया। ऐसे ही 5x धन 7x धन 2 बराबर 0 में क्या है? एक ही चर है x, और सबसे बड़ी घात भी एक ही है, इसलिए ये क्या है? रैखिक समीकरण है। इसी प्रकार 4, 5, 6 नंबर के सवालों को आपको स्वयं करना है। दिए गए समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास समीकरण दिया है 5x धन 10 बराबर 0। तो सबसे पहले x को, जिसका भी हमें हल ज्ञात करना होता है, उसमें चर का मान निकालना होता है। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा? 0 ऋण 10। तो 5x बराबर हो जाएगा ऋण 10, और फिर x बराबर ऋण 10 बटे 5, और जब हम इन्हें काट देंगे तो 2 बार कटेगा, और ये वाला ऋण चिन्ह, तो ऋण 2। x का मान क्या प्राप्त हुआ? ऋण 2। अब यहां पर देखिए 2p प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले 2p बराबर कितना हो जाएगा? ऋण 8 हो जाएगा। फिर p को हम यदि अकेला कर देंगे तो ऋण 8 बटे 2 हो जाएगा, और फिर p बराबर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, और ये ऋण चिन्ह है तो ऋण 4। p का मान क्या प्राप्त हुआ? ऋण 4। इसी प्रकार ये सवाल नंबर 2, 3, 4, 5 आपको स्वयं करना है बच्चों। तो बच्चों, आज की यह चैप्टर नंबर 4 की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।